कोरोना के बदले नए रूप की बात होगी, तीसरी लहर की, ऐसे कई मुद्दों पर बात करेंगे इस खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। देश में जिस तरह से सेकेंड वेव अब खत्म हो रही है, जो देश में कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, कई सारे राज्यों में अनलॉक किया जा रहा है। अब सवाल ये कि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर निकल रहे हैं, लोगों को अब ये डर नहीं रह गया कि कोरोना अब वापस आ सकता है, जबकि आशंकाएं जताई गई हैं। अभी 2 दिन पहले ही जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, एम्स के निदेशक, उन्होंने कहा था कि थर्ड वेव 2 महीने के अंदर आ सकती है। इसके अलावा भी वैक्सीन को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों में कि वैक्सीन दूसरा डोज कितना ज़रूरी है, साथ ही साथ जो सिम्टम्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम अपने डॉक्टर्स के पैनल से जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल हैं वो आपको दिखा देते। कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी डोज कब लेनी चाहिए? अगर पहली खुराक के बाद संक्रमित हो जाएं तो दूसरी वैक्सीन की खुराक कब लें? कोविड से ठीक होने के बाद से साइनस की दिक्कत हो तो क्या करें? टीका लगने के बाद बुखार आ रहा हो तो क्या संक्रमण की जांच करवानी चाहिए? पहले कोविशील्ड की जो डोज थी वो 5 ml थी, जो घटाकर अब 1 ml कर दी गई है। कम डोज लगने से बुखार नहीं आ रहा है, क्या डोज कम करने से बुखार नहीं आता है? ये वो सवाल है जो आज हम अपने डॉक्टर का जो पैनल जुड़ेगा उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर पहली खुराक के बाद संक्रमित हो जाएं तो दूसरी वैक्सीन की खुराक कब लें? कोविड से ठीक होने के बाद जो साइनस है वो क्यों होता है? टीका लगने के बाद बुखार आ रहा है तो क्या संक्रमण की जांच करवानी चाहिए? और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ऋचा गिरी, वाइस प्रेसिडेंट हैं जीएसबीएम की, वो जुड़ गई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर ऋचा गिरी, सबसे पहले सवाल मैम अब ये हो रहा है कि जो वैक्सीन की जो डोज कम की गई कोविशील्ड की, जो पहले 5 ml थी अब उसे 1 ml कर दिया गया है, उसको लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों में कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा डोज कम नहीं किया गया है, जस्ट उसका जो पीरियड है वो बढ़ाया गया है। 0.5 ml पहले भी लगता था, अभी भी उतना ही लग रहा है। ठीक है। टाइम ड्यूरेशन था, पहले जैसे 1 महीने के अंदर ही लगवाना था, अब ये है कि 3 महीने तक में लगवा सकते हैं। वो बढ़ाई गई है, लेकिन मैम ये सवाल लोगों में अभी बना हुआ है कि जो फीवर, कुछ लोगों में फीवर बहुत आता है वैक्सीन लगवाने के बाद। अब हाल में देखा जा रहा है बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवा रहे, लेकिन ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो रहा कि फीवर आए या हाथ पांव में दर्द हो, बॉडी में पेन हो, ऐसा कुछ अब नजर नहीं आ रहा। नहीं, देखिए ऐसा है कि फीवर तो आना एक अमूमन वो है, बॉडी का रिएक्शन होता है, लेकिन अब चूंकि एक तरीके से ये हर्ड इम्यूनिटी, काफी लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी लोगों के शरीर में बन चुकी हैं। कई लोग जैसे सब क्लिनिकली मतलब आया हल्का फुल्का बुखार, पूरे तरीके से कोविड के सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन वो कोविड उनको हो गया, उनको पता भी नहीं चला। अब वो लोग अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो इतना ज्यादा कोई बुखार वगैरह आना कोई जरूरी नहीं है। आप लोग जैसे बच्चों में होते हैं, जब वैक्सीनेशन होता है तो कई बच्चों। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से, चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, अपना सवाल कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि जनता जो सरकार द्वारा निर्देशित प्रोग्राम है, जो गाइडलाइंस दे रखी है, उसकी अनुपालना नहीं करेगी तो जनता का हाल वही होगा जो महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में जो उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि किस तरह से कोरोना फैला के, और जो गाइडलाइन थी उसकी अनुपालना नहीं की उन्होंने, और लिहाजा जो है ना मरीज बढ़ गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश के राजनेताओं को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने वोट हमसे ही लेने हैं और हमारे ऊपर कुठाराघात ना करें। जिस प्रकार
अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। ये भारत सरकार की वैक्सीन है और ये आपके और मेरे जो इनकम टैक्स का जो पैसा दिया जाता है उससे तैयार ये वैक्सीन है। और जो भी वैक्सीन सरकार दे रही है उसको हृदय से स्वीकार करना चाहिए। मैं अंत में बिल्कुल जो पॉलिटिकल बयानबाजी होती है उसको नहीं करना चाहिए, वैक्सीन को लेकर लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो हम अपने कार्यक्रम के जरिए आपको जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो बहुत सारे डाउट्स आपके मन में हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोरोना से संबंधित कोई भी सवाल आपके जहन में, आपके मन में है तो आप कर सकते हैं। लगातार जो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सवाल कर सकते हैं। सवाल कई सारे हैं, लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर सवाल है कि वैक्सीन कब लगवानी चाहिए। अगर आपकी कोई पुरानी डिसीजेस चल रही हैं उसको लेकर भ्रमित रहते हैं कि हमें ये बीमारी है, क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा भी मानसून का सीज़न चल रहा है, मानसून में लोगों में एक डर रहता है कि कोरोना जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हम अपने कार्यक्रम में जानने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट से और आप तक वो जानकारियां पहुंचाते हैं। साथ ही साथ कोविड से ठीक होने के बाद साइनस की भी दिक्कत लोगों में देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सिम्टम्स हैं साइनस के बहुत ज़्यादा कोविड से मिलते जुलते हैं। सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती थी, जब कोरोना शुरू हुआ लोगों में खराश की दिक्कत हुई, तो काफ़ी सारे जो सिम्टम्स हैं वो साइनस से मिलते जुलते हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद भी जो रिकवर हो चुके हैं उनको उसके बावजूद भी कुछ दिक्कतें होती रहती हैं, जिसको लेकर लोगों के मन में एक डर बना हुआ है। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से वो डर दूर करने की भी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो देश में शुरू हो चुकी है, तमाम सारे शहरों में अब अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन इस बीच बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वो एक सवाल खड़ा करता है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, जो कोविड गाइडलाइन उनका पालन अवश्य करें। ये मत सोचें कि जो कोरोना है बिल्कुल खत्म हो गया। वापस हम आएंगे डॉक्टर ऋचा के साथ। डॉक्टर ऋचा हमारे साथ जुड़ेंगी वापस। उससे पहले आपको बता दें कि आप अपना ख्याल बिल्कुल रखिए। अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो अपने आप को मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बहुत रखें। अगर आप ये सोच रहे हैं कोरोना खत्म हो गया तो ऐसा अभी नहीं है। वापस हम आएंगे, डॉक्टर ऋचा जी हमारे साथ जुड़ी हुई। डॉक्टर ऋचा, अब सवाल ये भी है कि बहुत सारे जो लोगों में एक डर नहीं है। अब अगर हम बाहर निकलते हैं देखते हैं तमाम सारा क्राउड निकल रहा है, लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कोरोना वापस नहीं आएगा। और अगर बात करें तो हमारे जो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कुछ 2 दिन पहले कहा था कि थर्ड वेव भी अब 2 महीने में आ सकती है। हाँ जी, हेलो जी। हाँ, नहीं ये बिल्कुल सही है कि लोगों में डर अब नहीं है और ये बहुत ही गलत बात है। लोगों में ये डर अभी भी कोरोना गया नहीं है। पैंडेमिक है, पैंडेमिक यूजुअली 3 से 4 साल तक तो रहता ही रहता है। तो हम लोगों को बिल्कुल बेफिक्र नहीं होना चाहिए। और अभी हम लोगों की जो यंगर पॉपुलेशन है ये अभी पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं है। तो इस बार जो है कहा गया है कि इस बार जैसे 18 साल से ऊपर के लोगों को हुआ था, तो इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ये बच्चों में 18 साल से नीचे के लोगों में इस बार कोरोना की वेव जो आएगी, थर्ड वेव, वो उनको ज्यादा संक्रमित करेगी। और क्योंकि वो लोग भी अभी वैक्सीनेटेड नहीं है। बट एक दूसरी स्टडी एम्स में ही हुई है कि जब बच्चों में उन लोगों की एंटीबॉडीज देखी गई तो उसमें एंटीबॉडीज पाई गई। तो उसमें ये भी एक लोग कह रहे हैं कि हो सकता है बच्चों में ना आए। तो बेहतर है कि जल्दी से जल्दी हमारी यंगर पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए, जिसमें कि एक हर्ड इम्यूनिटी टाइप का आ जाए और हम लोग कोरोना को मात दे सकें। डॉक्टर, जिस तरह से केसेस कम हो रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं समूचे देश की अगर बात करें, तो क्या लगता है कि हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, उसकी वजह से केसेस नहीं आ रहे हैं? नहीं, देखिए, एक हर्ड इम्यूनिटी तो अभी नहीं बनी है, क्योंकि उसमें मिनिमम 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन को मतलब संक्रमित होना पड़ता है। ये जो है, जो ये वैक्सिंग एंड वेनिंग, ये जो पीक आती है, तो जैसे पिछली बार जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें इन्फेक्टिविटी रेट इतना ज्यादा नहीं था। लोग
ज्यादा संक्रमित नहीं, मतलब संक्रमित जो हो रहे थे वो ज्यादा सीरियस नहीं थे। बट इस बार जब आप लोग ने देखा होगा तो इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा था, मतलब लेकिन पीक इसकी जल्दी आई लेकिन जल्दी खत्म भी हो गया। तो ऐसे ही पैंडेमिक्स में ऐसे ही होता है कि पीक आती है और लोग संक्रमित होते हैं, फिर एक प्लेटू आ जाता है, उसके बाद फिर से थर्ड वेव या फोर्थ वेव जैसा भी होगा वो आती रहती हैं अनटिल अनलेस हर्ड इम्यूनिटी डेवलप ना हो जाए कम्युनिटी में। डॉक्टर ऋचा, ये भी देखा गया है कि जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं उनमें साइनस की समस्याएं देखी जा रही हैं, उसके पीछे क्या कारण है हम जानना चाहेंगे। देखिए, साइनस की कई रीजन से है। एक तो जो हम लोग भाप स्टीम इनहेलेशन जो करते हैं तो उससे जो हमारे नाक में जो सीलिया होते हैं, जो बाल होते हैं, वो एक तरीके से डेड हो जाते हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंट करते हैं। जैसे ठीक है स्टीम इनहेलेशन इज गुड, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग दिन में 4-4 5-5 बार करें। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हम लोग के नेजल सीलिया होते हैं, अगर आपने देखा होगा पतले पतले हल्के हल्के बाल होते हैं नाकों में, वो बैक्टीरिया या वायरसेस को रोकते हैं अंदर जाने के। लेकिन यदि वही अगर कारगर नहीं होंगे तो जो बैक्टीरिया, फंगस और ये जितना भी ये सब नॉर्मल कमेंसल जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं वो साइनस में जाके वहां पे इन्फेक्शन कर सकते हैं। जी डॉक्टर ऋचा, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये बना रहता है कि अगर वो वैक्सीन लगवाते हैं उनको फीवर आ जाता है तो एक डर सा पैदा हो जाता है, तो लोगों को, वो जो लोग हैं वो उनका मानना ये होता है कि वो जाके जांच करवाएं अपनी कोरोना की। क्या ऐसा भी है, कोरोना की टेस्ट कराना चाहिए हमको अगर हमें फीवर आ रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद? ऐसा ये तो नॉर्मल है। अगर आप अपने बच्चों को भी वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन का एक रिएक्शन होता है बॉडी में, इम्यून रिएक्शन जो होता है, एंटीबॉडीज बनती हैं, तो उसमें 1-2 दिन तक फीवर आ सकता है। उसमें जरूरी नहीं है कि आप कोविड की जांच कराएं, उससे कोविड नहीं होने वाला है। वैक्सीनेशन के बाद कोविड होना नामुमकिन है, क्योंकि उसमें यह हो सकता है कि आप इंक्यूबेशन पीरियड में हो और उस दौरान आपने वैक्सीन लगवा ली हो, उसके बाद में आपको कोविड पॉजिटिव हो गए हो। लेकिन वैक्सीन की वजह से कोविड पॉजिटिव होना बिल्कुल नामुमकिन है। ये गलत है, ये भ्रांति है। एक बार से जुड़ गए हैं राजकुमार हैं चित्रकूट से। राजकुमार, अपना सवाल कीजिए। जी जी, हाँ सर, ये एलर्जी है हमको, क्या वैक्सीन ले सकते हैं? आपको एलर्जी है, क्या आप वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर ऋचा, इनको एलर्जी है, क्या वैक्सीन ले सकते हैं? इनका सवाल ये है। नहीं, किस टाइप की एलर्जी है ये तो मतलब कोई भी किस चीज से एलर्जी है कई। जी राजकुमार जी, आपको एलर्जी किस तरह की है? नाक वाली एलर्जी, जुकाम बनाती है, छींक आती है। मैम, इनको अक्सर जुकाम और छींक आती रहती है, इस तरह की एलर्जी है। अगर एलर्जिक वाले लोग भी लगवा सकते हैं वैक्सीन, अगर कोई पर्टिकुलर उससे इनको मालूम होगा कि किस चीज से एलर्जी है, तो वो जहां पे भी वैक्सीन लगवाने जाएं वहां पे बता दे, वहां पे डॉक्टर रहता है, वो इनकी हिस्ट्री लेके इनको बता देगा कि इनको वैक्सीन लग सकती है अथवा नहीं। ठीक है मैम, जैसा कहा गया है कि थर्ड वेव जो है 2 महीने में आ सकती है, ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। अगर फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की बात करें अगर हम, तो सीरो सर्वे जो हुआ था उसमें ही सामने आया था कि जो फर्स्ट वेव थी उसमें करीबन 5% बच्चे संक्रमित हुए थे। हालांकि बच्चों की कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं हुई थी और बच्चों को कोरोना हुआ, ठीक भी होगा, उनको पता ही नहीं चला उनके घर वालों को। और सेकेंड वेव की अगर बात करें उसमें भी 9% संख्या बढ़ गई थी। तो 5 और 9% ये 14% बच्चे अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जो सीरो सर्वे के आंकड़े हैं। तो जिस तरह से म्यूटेशन चेंज हो रहा है कोरोना का, पहली वेव की अगर बात करें तो अल्फा जो था वो वेरिएंट था, दूसरी वेव में आपका डेल्टा वेरिएंट हुआ, डेल्टा प्लस हो गया। तो अगर म्यूटेशन चेंज होता है तो क्या ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर थर्ड वेव आती है तो? हाँ जी, देखिए ये म्यूटेशन पे डिपेंड करता है कि वो जो म्यूटेंट वायरस है वो कितना खतरनाक है। जैसे इस बार का जो म्यूटेशन हुआ था इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा थी, मतलब आप किसी के पास से भी गुजर जाइए आपको अगले दिन कोरोना हो जाना, मतलब कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे अगर आप किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में अगर बहुत पास से अगर आ गए तो। जो पहली वेव थी उसमें इतना इन्फेक्टिविटी रेट नहीं था, मतलब आप संक्रमित होते थे तो कोई ऐसा जल्दी नहीं होते थे, और कई बार अगर आप प्रोटेक्शन लिए हुए हैं तो नहीं होते थे। परंतु इस बार की इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा थी। अब देखिए थर्ड वेव में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि
एक दो मतलब अगस्त से अक्टूबर तक का एक्सपेक्टेड है, जो कि मैथमेटिकल उससे देखा गया है कि ये अगस्त से अक्टूबर तक में आने की संभावना है। और चूंकि इस बार पहली बार जो 50 साल से ऊपर थे वो लोग इन्फेक्ट हुए थे, इस बार जो है 18 से लेकर 45 साल के लोग ज्यादा इन्फेक्ट हुए, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बच्चों में ये आएगी क्योंकि वो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है। पर एक दूसरा ग्रुप जो है, वो दूसरा थॉट ये है कि उन लोगों में ज्यादातर बच्चों में एंटीबॉडीज पाई जा रही हैं, जो एक स्टडी करी गई है। तो हो सकता है इस बार भी बच्चों में ना आए, और बच्चों में जब भी आई है तो बहुत ज्यादा मतलब लीथल नहीं रही है, बहुत ज्यादा डेथ्स नहीं हुई हैं, बच्चे अच्छे से निकल आए हैं। तो डॉक्टर ऋचा, बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चला कि बच्चे इन्फेक्टेड भी हुए। ये कह सकते हैं बच्चों के जो लंग्स होते हैं वो अनपॉल्यूटेड होते हैं, वो बड़ा रीजन है, और बच्चों को कोई बाकी डिजीजेस नहीं होती हैं, वो भी बड़ा रीजन है उनका जो कंडीशन क्रिटिकल ना होने का। बिल्कुल, जैसे जो हम लोग का यंग एज है, यंग एज ग्रुप में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीजेस हैं, है ना, लिवर डिजीजेस हैं, और भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस होती हैं जिसमें कि ये कोविड ज्यादातर उन लोगों को पकड़ता है, उन लोग ज्यादा संक्रमित होते हैं। तो बच्चों में ज्यादातर ये बीमारियां नहीं होती हैं, तो उन लोग में और उन लोगों की इम्यूनिटी भी अच्छी होती है एज कंपेयर टू यंगस्टर्स। मैम, जिस तरह से बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, कहा जा रहा है बच्चों की वैक्सीन भी जल्दी बाजार में आ जाएगी, तो क्या कितना समय और लग सकता है बच्चों की वैक्सीन आने में और बच्चों को वैक्सीनेट किया जा सके? नहीं, देखिए, कोवैक्सिन का तो उन्होंने कह दिया है कि शायद विद इन 15 डेज ये लोग चिन्हित कर लिए हैं इन्होंने वॉलंटियर्स को, और विद इन 15 डेज ये लोग शायद बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर देंगे, कोवैक्सिन जो है। मैम, ट्रायल तो पहले से ही चल रहा है, शायद पिछले महीने भी ट्रायल हुआ था। मेरा सवाल ये, मैम, ये बच्चों के लिए वैक्सीन जो बाजार में कब से आना शुरू हो जाएगी? ट्रायल का कोई वो रिजल्ट कम से कम 2 मंथ्स तो लेते ही हैं, है ना। और अब जो है बेटर जो है, एक वो नेजल वैक्सीन भी हम लोग का कंट्री बना रहा है, अगर वो हो जाती है, बिकॉज ये इसका रूट जो है ऑफ एंट्री इज नेजल, तो इसमें ये हो सकता है कि अगर वो वैक्सीन आ जाती है, नेजल वैक्सीन, तो वो शायद बहुत हेल्पफुल होएगी। तो अब ये वाला मोस्ट प्रॉब्ली इनको 2 मंथ्स तो लगेगा ही मिनिमम टू से दैट दिस इज सेफ फॉर चिल्ड्रन। जी, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ पुणे से, एस जैन। अपना सवाल कीजिए। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। हेलो जी सर, अपना सवाल कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा मैडम जी, मैं 20 मार्च को कोविड पॉजिटिव हुआ था और 29 मार्च को डिस्चार्ज हुआ था हॉस्पिटल से। जी हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मैं 20 मार्च को कोविड पॉजिटिव हुआ था। हाँ जी हाँ, मैं 20 मार्च को कोविड पॉजिटिव हुआ था और 29 मार्च को मैं हॉस्पिटल से रिलीव हो गया था, ठीक हो के। उसके पश्चात मुझे कब वैक्सीन लगवाना चाहिए? ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। मैम, हमारे कॉलर का सवाल है कि 20 मार्च को ये कोविड पॉजिटिव हुए थे और 29 मार्च को ये रिकवर हो गए थे, तो उनको वैक्सीन कब लगवाना चाहिए? मंथ्स, जब से नेगेटिव हुए हैं उसके 3 महीने बाद। ठीक है, 3 महीने के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं जब आप नेगेटिव हो गए हैं। मैम, एक सवाल ये भी बनता है, जैसे वैक्सीन अगर आप लगवा लेते हैं फर्स्ट डोज अगर लगवाने के बाद फिर से अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं कोरोना से, तो फिर क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए वापस, जैसे आपने बताया 3 महीने या फिर उससे अधिक? नहीं, उसके बाद भी 3 महीना ही है, जो प्रोटोकॉल है वो 3 महीने का ही है। अगर आप फर्स्ट डोज लगवाई है, उसके बाद आप कोरोना संक्रमित हो जाते हैं और फिर नेगेटिव होने के 3 महीने बाद आप सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। ठीक। मैम, सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा केसेस जो आए कोरोना में, बहुत जो डायबिटिक पेशेंट्स थे, जिनको हाई ब्लड शुगर था, ब्लड प्रेशर था, तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा इसकी कोरोना की से इन्फेक्टेड हुए, तो उसके पीछे क्या कारण था? और जो डायबिटिक पेशेंट हैं, ब्लड शुगर पेशेंट हैं, वो अपना ख्याल अब कैसे रखें, क्योंकि कहा यह जा रहा है थर्ड वेव भी आ सकती है। जी, देखिए,
एक तो इनमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, देखिए बेसिकली कोरोना क्या करता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में खून के थक्के को इन्फाक्शन करता है, खून के थक्के को जमाता है, जिसकी की वजह से लंग्स में भी जो है वो एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, वो खून का थक्का जो है वहां के वेसल में जम जाता है। ये इसका मेन पैथोफिजियोलॉजी, ये कारण है। तो डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव ऑलरेडी प्रोन होते हैं ये ऐसे इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो इन लोगों में इसीलिए कोरोना जो है वो ज्यादा, या तो वो लोग जैसे इकोस्प्रिन वगैरह लेते हो तो उन लोगों में कम संक्रमित होने के चांसेस रहते हैं, परंतु यदि नहीं ले रहे हैं या उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड नहीं है या ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल्ड है, तो वो लोग ज्यादा संक्रमित होने के चांसेस रहते हैं उनमें। तो बेटर है कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल अपना नियंत्रित रखें, प्लस हर महीने आप अपने ब्लड शुगर की जांच कराएं। हर तीसरे महीने आपको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन मतलब HbA1c कराना चाहिए, जिसमें कि पता चले कि आपके 3 महीने का आपका ब्लड शुगर लेवल मतलब स्टेबल है और सही चल रहा है। नहीं तो आप अपने डॉक्टर से मिलके आप अपनी दवा को चेंज करवा सकते हैं या बढ़वा सकते हैं, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। प्लस आपको अपने गुर्दों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि डायबिटीज जो है वो गुर्दों को भी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर गुर्दों को भी खराब करती है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट, आपको गुर्दे की जांच नियमित रूप से करानी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके गुर्दे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हो रहे हों। नहीं तो फिर आगे अगर कोरोना होता है तो इसमें फिर काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जी मैम, एक सवाल ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट था उसने सेकेंड वेव में बहुत परेशान किया लोगों को, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, लेकिन जो डेल्टा प्लस आया है, नया वेरिएंट डेल्टा प्लस करके आया है, उससे अब ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जो ऐसी खबरें आ रही हैं कि 2 वैक्सीन लगवाने के बाद, डबल डोज वैक्सीन के लगवाने के बाद भी लोगों की डेथ हो रही है। हाँ जी, देखिए सब जो कोविशील्ड है इसकी जो एफिकेसी बताई जा रही है वो अराउंड 75 to 76% है, और कोवैक्सिन की थोड़ा ज्यादा है, तो इसमें 90% के करीब है। तो इसमें जो है भाई 75% मान लीजिए या 76% है, तो बाकी के 20% तो आपके संक्रमित हो ही सकते हैं। तो अगर आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेते हैं तो 20% आप उसका निकाल लीजिए, तो लोग उतने ही। लेकिन एक बात ये जरूर है कि जो लोग वैक्सीन लगाए हुए थे उन लोगों में इतने सिवियर फॉर्म में कोरोना नहीं देखा गया, जो लोग वैक्सीन लगवाए थे। हमारे यहाँ डॉक्टर्स में भी कई डॉक्टर्स, उनको फर्स्ट वेव में भी हुआ, दोनों डोज वैक्सीन के लगे हुए हैं, लेकिन फिर सेकेंड टाइम भी, क्योंकि हम लोग ड्यूटीज करते हैं उसी में कोरोना के पेशेंट्स के साथ रहते हैं, उनका देखभाल करते हैं, तो वो लोग को सेकेंड वेव में भी वो लोग पॉजिटिव हो गए। ऐसे हमारे यहाँ कई डॉक्टर्स हैं जो कि जिनको ऐसा हुआ है। तो लेकिन उन लोगों का जो संक्रमण था वो काफी लो लेवल का था, मतलब ऐसा कोई खतरनाक नहीं था कि कोई मोर्टेलिटी हो पाई। तो वैक्सीन लगवाना मान लीजिए होता भी है तो आपको बहुत ज्यादा सिवियर नहीं होगा, सिवियर कैटेगरी में आप नहीं आएंगे, माइल्ड टू मॉडरेट में ही रहेंगे, और जो कि आप निकल सकते हैं। ज्यादा केसेस में ऐसा नहीं देखा गया कि उनकी डेथ हो, वैक्सीन से आपको सुरक्षा मिलती है, लेकिन जो आपने बताया जैसा कि 20% तो चांसेस रहते हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मैम सवाल ये भी है कि जो म्यूटेशन चेंज हो रहा है, अपना नेचर बदल रहा है, तो जैसे कहा जा रहा है थर्ड वेव आएगी तो क्या ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और अगर खतरनाक होता है तो जो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं वो वैक्सीन कितनी कारगर होगी? ये तो कारगर तो वैक्सीन है ही है, कोविशील्ड हो या कोवैक्सिन हो, प्लस अब गवर्नमेंट ने रशियन वैक्सीन स्पुतनिक को भी दे दी है अनुमति इंडिया में लगाने की। तो इन सभी वैक्सीन से इम्यूनिटी तो आपकी बढ़ती ही है, लेकिन देखिए हर वैक्सीन 100% नहीं होती है इफेक्टिव। कोई भी वैक्सीन आप लीजिए, आप बच्चों की भी वैक्सीन जो हम लोग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देते हैं, उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि वैक्सीन लगा हुआ है तो बच्चे को वो नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो माइल्ड उसमें होगा। अगर मान लीजिए जैसे एंटीबॉडी सपोज करिए डेल्टा के लिए हमारे बॉडी में बन गई है,
डेल्टा मैम सवाल यही था हमारा, इससे पहले जो मेरा सवाल था यही था कि जैसे ही कहा जाता है कि अगर वैक्सीन की डोज लगवा लेते हैं तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और इन्फेक्टेड अगर हो सकते हैं आप तो आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस नहीं होगी। लेकिन जैसे कुछ खबरें आई कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आया उसमें 2 वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद भी लोगों की डेथ हो गई। हाँ जी, अगर देखिए उसमें भी ये देखना पड़ेगा कि क्या कारण था। आगे उन्होंने दवा, ऐसा तो नहीं कि कंटिन्यू, मैंने आपको जैसा बताया कि इसका मेन कारण होता है जो ये कोरोना वायरस है, ये जाके इन्फेक्शन करता है, मतलब खून के थक्के जमाता है। तो खून के थक्के जो जमते हैं तो उसको गलाने के लिए आगे हम लोगों को 3 महीने तक या 4 महीने तक हमको दवा लेनी पड़ती है, एंटीकोएगुलेंट्स, है ना। यदि आपने नहीं लिया तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं पे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब मेजर आपके जो ऑर्गन्स हैं वो फेलियर में जा सकते हैं यदि आपने आगे तक कंटिन्यू नहीं किया। मैम तो जी हम जानना चाहेंगे एक बार फिर से उस दवा का नाम रिपीट कर दें और थोड़ा सा संक्षेप में बता दें कि कोरोना से रिकवर होने के बाद वो कौन सी दवा है जो आपको कंटिन्यू लेनी चाहिए ताकि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या ना हो। जी हाँ, देखिए हम लोग जब कोरोना होता है तो एक डी डाइमर एक टेस्ट होता है, वो कराया जाता है। उसकी वैल्यू जो होती है वो अगर बहुत अधिक है तो हम लोग जो एनॉक्सापैरिन लगाते हैं, हम लोग ड्यूरिंग आपका हॉस्पिटलाइजेशन हम लोग लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन लगाते हैं, जिससे कि वो थक्का खून का गल सकता है। लेकिन जब हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो हम लोग फिर उसको ओरल एंटीकोएगुलेंट पे कर देते हैं, जिसमें कि आगे भी वो मतलब 3 महीने तक का हम लोग समझते हैं कि ये जरूरी होता है जब तक कि पूरा रिकवर नहीं करता है कोरोना से। तो एंटीकोएगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि आगे मरीज को जब छुट्टी हो तो वो आगे, स्पेशली जो डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव्स हैं, प्लस अगर उनमें कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है या उनका SpO2 बहुत नीचे गिरा है तो या उनका एक्सरे में CT स्कोर बहुत अधिक रहा है, तो इसका मतलब कि उनमें संक्रमण बहुत ज्यादा था। और उन लोगों को 3 महीने तक एंटीकोएगुलेंट, कई दवाइयां अब तो बहुत अच्छी आ गई हैं, रिवॉक्साबेरिन आ गई है, एपिपेक्सामेन आ गई है, तो ये वाली सब बिल्कुल रिकवर होने के बाद भी आपको दवाइयां जारी रखनी ताकि जो क्लॉटिंग है वो ना जमे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋचा, आप हमसे जुड़ी तमाम जानकारियां हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो आप हेल्थ कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जहां हम आपको वो जानकारियां बता रहे थे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी आपको ध्यान रखना है, मास्क जरूर लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करना है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए केन्यूज मीडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे, अब ये वचन करते हैं हम, ना कोई अब पिछड़ा रहे।